पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे गाय की हिप बोन के बारे में, और गाय की हिप बोन की जो संरचना है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि गाय की हिप बोन है जो निम्न 3 अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है, इलियम, एस्चियम, प्यूबिस, और उन तीनों अस्थियों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे हिप बोन में पाई जाने वाली एसिटाबुलम या कोटिलॉइड कैविटी के बारे में। एसिटाबुलम या कोटिलॉइड कैविटी, ये जो डेफिनेशन है काफी इंपॉर्टेंट है आपके। कई बार ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस बोन में कोटिलॉइड कैविटी पाई जाती है, तो हिप बोन में कोटिलॉइड कैविटी पाई जाती है। या ब्लैंक्स ऐसे भी पूछ सकती है कि खालिस्तान व खालिस्तान अस्थियां मिलकर कोटिलॉइड कैविटी का निर्माण करती है, तो हिप बोन में पाई जाने वाली इलियम, एस्चियम और प्यूबिस नामक अस्थियां आपस में मिलकर एक कैविटी या गुहा का निर्माण करती है, जिसे एसिटाबुलम या कोटिलॉइड कैविटी कहते हैं। तो इसमें लिखिए आप इलियम, एस्चियम व प्यूबिस अस्थियों से इलियम, एस्चियम और प्यूबिस अस्थियों से मिलकर बनी गुहा को एसिटाबुलम या कोटिलॉइड कैविटी कहते हैं। इलियम, एस्चियम और प्यूबिस नामक अस्थियों से मिलकर बनी गुहा को एसिटाबुलम या कोटिलॉइड कैविटी कहते हैं। और इस एसिटाबुलम या कोटिलॉइड कैविटी की 2 सरफेस होती है। दो सरफेस होती है, जिसमें से पहली सरफेस आपके आर्टिकुलर सरफेस, जो ये एसिटाबुलम कैविटी होती है, उस एसिटाबुलम कैविटी में क्या होता है कि फीमर बोन का हेड भाग है वो आकर जुड़ता है और यहाँ पे हिप जॉइंट का निर्माण करता है। हिप बोन में जो एसिटाबुलम कैविटी या कोटिलॉइड कैविटी पाई जाती है, उस कोटिलॉइड कैविटी में फीमर बोन का हेड भाग जुड़कर हिप जॉइंट का निर्माण करता है। तो जो आपके कोटिलॉइड कैविटी है, उस कैविटी में 2 सरफेस पाई जाती है। पहली आपके आर्टिकुलर सरफेस, तो आर्टिकुलर सरफेस है, ये क्या करती है, फीमर के हेड से जुड़ती है, फीमर के हेड से जुड़ती है। आर्टिकुलर सरफेस है जो फीमर के हेड से जुड़ती है। दूसरी है नॉन आर्टिकुलर सरफेस। नॉन आर्टिकुलर सरफेस है, ये कैविटी का गड्ढा बनाती है। कैविटी है, कैविटी का मतलब गुहा है, तो नॉन आर्टिकुलर यानी ये जुड़ेगी तो नहीं, नॉन आर्टिकुलर लग रहा है तो इसका मतलब जुड़ेगी नहीं, नहीं जुड़ेगी तो ये क्या करेगी, ये कैविटी का गड्ढा बनाती है। और इस गड्ढे में क्या होता है, ये जो आपकी फीमर बोन है, इस फीमर बोन का हेड आकर जुड़ता है, और इसके साथ ही इस कैविटी में लिगामेंट भी आकर जुड़ते हैं। हेड भाग के साथ में कुछ लिगामेंट भी आकर जुड़ते हैं। अब बात करते हैं अपन दूसरी डेफिनेशन की बात, ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशु शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है, तो पशु शरीर में पाया जाने वाला
सबसे बड़ा फोरामेन है ऑब्चुरेटर फोरामेन। फोरामेन होते हैं, उनमें से रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती है, और ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है जो फाइब्रस मसल्स और उनकी मेम्ब्रेन से भरा रहता है, लेकिन इसमें से रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती है। इसके बारे में लिखो आप, पशु शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है पशु शरीर का सबसे बड़ा फोरामेन है ऑब्चुरेटर फोरामेन। यह फोरामेन इस्चियम तथा प्यूबिस अस्थियों से मिलकर बना होता है। यह फोरामेन इस्चियम तथा प्यूबिस अस्थियों से मिलकर बना होता है। ऑब्चुरेटर फोरामेन पशु शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फोरामेन है जो इस्चियम तथा प्यूबिस अस्थियों से मिलकर बना होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शन में ये रहता है कि ऑब्चुरेटर फोरामेन किन किन अस्थियों से मिलकर बना होता है। तो ऑब्चुरेटर फोरामेन इस्चियम और प्यूबिस अस्थियों से मिलकर बनता है। इलियम अस्थि का ऑब्चुरेटर फोरामेन में कोई रोल नहीं होता है। ऑब्चुरेटर फोरामेन है जो केवल दो ही अस्थियों से मिलकर बना होता है, एक आपके इस्चियम और दूसरी है प्यूबिस। आकृति की बात करें कि ऑब्चुरेटर फोरामेन की आकृति कैसी होती है, तो ओवल शेप होती है, यानी अंडाकार। ऑब्चुरेटर फोरामेन पशु शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा फोरामेन है जो इस्चियम और प्यूबिस अस्थियों से मिलकर बना होता है, और ऑब्चुरेटर फोरामेन की आकृति ओवल शेप होती है। एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें से रक्तवाहिनियां व तंत्रिकाएं गुजरती है। ऑब्चुरेटर फोरामेन में से रक्तवाहिनियां और तंत्रिकाएं गुजरती है। ये हो गए आपके एसिटाबुलम कैविटी और ऑब्चुरेटर फोरामेन के बारे में। अब अपन देखते हैं कि गाय है उसमें हिप बोन पाई जाती है, तो गाय की हिप बोन में और सांड की हिप बोन में क्या अंतर होता है। जो भी नर पशु होते हैं वो नर पशु आगे की तरफ से चौड़े होते हैं और पीछे की तरफ से संकरे होते हैं, लेकिन मादा पशु का शरीर है जो पीछे की तरफ से चौड़ा होता है और आगे की तरफ से संकरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मादा की हिप बोन है जो ज्यादा डेवलप होती है और नर की हिप बोन है वो कम डेवलप होती है। तो अब अपन नर और मादा पशु की हिप बोन में अंतर के बारे में पढ़ेंगे कि नर और मादा पशु की हिप बोन में क्या अंतर पाया जाता है। इसके उपनाम है वो स्पेशल तौर से याद कर लेना, हिप बोन, ओस कॉक्सी, पेल्विक गिर्डल, सब इसी के नाम है। इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो मुर्गा है उस मुर्गे की स्केपुला की आकृति कैसी होती है, तो मुर्गे की स्केपुला है जो तलवार नुमा होती है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं कि मुर्गे की स्केपुला की आकृति तलवार नुमा होती है। अब अपन देखते हैं नर व मादा पशु की हिप बोन में अंतर। नर और मादा पशु की हिप बोन में अंतर। पहला अंतर है मादा में
ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट के घेरे बड़े होते हैं, यानी मादा पशु की हिप बोन में जो ट्रांसवर्स का मतलब अनुप्रस्थ वलन पाए जाते हैं, घेरे होते हैं, वो घेरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बड़ा होगा तो हिप बोन का आकार वो भी बड़ा होगा और मादा पशु के पीछे का हिस्सा चौड़ा होगा। ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट के घेरे बड़े होते हैं, यानी अनुप्रस्थ वलन होते हैं। कभी भी देखना जो मादा पशु के पुट्टे हैं वो काफी चौड़े होते हैं और उनके ऊपर वले या रिंग या घेरों की संख्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट है मादा में हिप बोन आगे की ओर ज्यादा झुकी हुई होती है। ये मान लो हिप बोन है, अगर ये सीधी होती है तो इतना स्पेस घेरती है, लेकिन अगर इसको अपन आगे की तरफ ज्यादा झुका देंगे, इधर मान लो मादा पशु का मुंह है और इधर ये पीछे का हिस्सा है, तो ये मादा पशु की हिप बोन है जो आगे की तरफ ज्यादा झुकी हुई होती है। अगर ये आगे की तरफ ज्यादा झुकेगी तो यहाँ पे स्पेस भी क्या करेगी, ज्यादा घेरेगी। नेक्स्ट है पेल्विक आउटलेट तथा ischial आर्च ज्यादा चौड़ी होती है। मादा की बात कर रहा हूं। मादा में पेल्विक आउटलेट तथा ischial आर्च ज्यादा चौड़ी होती है। पेल्विक आउटलेट का मतलब होता है जहां से पेल्विक कैविटी समाप्त होती है वो पेल्विक इनलेट हो जाता है, सॉरी पेल्विक आउटलेट हो जाता है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो नर की तुलना में ज्यादा होती है। ischial आर्च कल हिप बोन बनाया था, उसके नीचे ऐसे डॉटेड के रूप में मैंने संरचना बताई थी, वहां पे मैंने नाम दिया था ischial आर्च। तो नर में वो ischial आर्च का जो गैप है, दोनों हिप बोन के बीच का गैप है वो कम होता है, और मादा में दोनों हिप बोन के बीच का गैप ज्यादा होता है। वहां पे कई प्रकार के लिगामेंट पाए जाते हैं, और जब मादा पशु हीट में होता है या उसका पार्चुरेशन का टाइम होता है तो प्रसव क्रिया के दौरान और हीट के समय वो हिप बोन के जो लिगामेंट्स हैं वो लिगामेंट ढीले हो जाते हैं, और ढीले होने के कारण मादा पशु की हिप बोन या पेल्विक कैविटी का आकार बढ़ जाता है, ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके और मादा पशु नर पशु के साथ सहवास कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि पेल्विक आउटलेट और ischial आर्च है उसका व्यास भी मादा पशु में ज्यादा होता है और नर पशु में कम होता है। लास्ट अंतर आपके मादा पशु में दोनों तरफ का मतलब है दो हिप बोन पाई जाती है, एक दाएं पैर में एक बाएं पैर में, और दोनों हिप बोन आपस में जुड़ भी रही थी और जुड़ के पेल्विक सिम्फाइसिस बना रही थी, एक प्यूबिक सिम्फाइसिस भी बना रही थी। नीचे की तरफ ischial आर्च बन रही थी जहाँ पे दोनों हिप बोन आपस में जुड़ रही थी। तो दोनों हिप बोन के बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा तो उसका आकार भी उतना ही ज्यादा होगा। मादा पशु में दोनों तरफ की ischium ज्यादा कोण में जुड़ती है। ज्यादा कोण में जुड़ने का कारण क्या है, ischial आर्च ज्यादा चौड़ी होती है, दोनों ischial कोण के बीच स्पेस ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो ज्यादा कोण पे जुड़ेगी, जिससे पेल्विक कैविटी में ज्यादा स्थान बन जाता है।
तो ये नर और मादा पशु की हिप बोन में निम्न 4 अंतर पाए जाते हैं कि मादा पशु की जो हिप बोन है उस हिप बोन में ट्रांसवर्स कंडक्टेड के घेरे बड़े होते हैं, हिप बोन आगे की ओर ज्यादा झुकी हुई रहती है, पेल्विक आउटलेट और स्टिल आर्च ज्यादा चौड़ी होती है, उनके बीच में ज्यादा स्पेस पाया जाता है और ज्यादा स्पेस पाए जाने के कारण स्टेम बोन दोनों है जो आपस में ज्यादा कोण पर जुड़ती है और जितने ज्यादा कोण पर जुड़ेगी पेल्विक कैविटी का स्थान उतना ही ज्यादा होगा या पेल्विक कैविटी उतनी ही ज्यादा चौड़ी होगी। ये सब विशेषताएं मादा पशु में पाई जाती है, जबकि नर पशु में ट्रांसवर्स कंडक्टेड के घेरे भी कम होते हैं, हिप बोन आगे की तरफ झुकी हुई नहीं रहती है, हल्की सी पीछे झुकी हुई रहती है, पेल्विक आउटलेट और स्टिल आर्च है इसमें स्पेस बहुत ही कम पाया जाता है, जितना नॉर्मली होना चाहिए उतना ही होता है, और स्टिल आर्च ज्यादा चौड़ी नहीं होगी तो स्टेम बोन आसानी से कम कोण पर जुड़ जाएगी और पेल्विक कैविटी का स्थान है वो कम हो जाएगा। तो ये मादा पशु की और नर पशु की हिप बोन में अंतर हो गए, एसिटाबुलम कैविटी हो गई और पशु शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़े फोरामेन ऑब्चुलेटर फोरामेन के बारे में भी आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन घोड़े, कुत्ते, सुअर और मुर्गे की हिप बोन का तुलनात्मक अध्ययन है वो पढ़ेंगे। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।